ये एक चीज से महरूम है। जब भी नया सेशन स्टार्ट होता था ना हमारे ज़माने में, तो हम पहले दिन किताबें परचेज करते थे और किताबों को खोलते थे, उसकी खुशबू सूंघा करते थे। उसे सॉफ्ट कॉपी की कोशिश नहीं कर सकते। और हमारी कोशिश होती थी कि पहले दिन एक दो चैप्टर तो वैसे ही खड़का देना, पढ़ के, अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है। बाद में चाहे जिंदगी भर तौफीक नहीं मिली हमें पढ़ने की, लेकिन पहले दो तीन में बड़ा जोश होता था पढ़ने का। आपका तो वो भी जोश मारा गया है। हम्म। ठीक है जी। उर्दू की किताब मिलती थी, इस्लामियत की किताब मिलती थी, पाक स्टडी की किताब मिलती थी, हम पढ़ लेते थे कि कोयला कहाँ पे है, नमक कहाँ पे है। वो पहले दिन ही पढ़ लेते थे। फिर सेशन के एंड पे जाके कोयला लाहौर में से निकाल लेते थे। ठीक हो जी, नमक हम पत्तों की से निकाल लेते थे। अल्लाह अल्लाह खैर सब। बुक मिल गई थी कल आपको कि नहीं? अच्छा, रिलीज की डेफिनेशन कल हम कर रहे थे। लेसर लेसी क्लियर हो गया आपको? लेसर वो बंदा है जिसने कंट्रोल का हक दिया, और लेसी वो बंदा है जिसने कंट्रोल का हक लिया। ऐसी है। पैसे किसने देने हैं? है नहीं, लेसी ने। और गाड़ी किसने देनी है? लेसर। ठीक है, स्टोरी समझ आ गई ना? मर्सिडीज वालों को पहले दिन ही फारा कर दिया पैसे देके। मर्सिडीज वालों को अगले 4-5 साल तक कोई लेना देना नहीं है सारी ट्रांजेक्शन। अच्छा जी। बहरहाल, अब बच्चों एक सवाल देखते हैं, इस सारी स्टोरी को दोबारा डिटेल में समझते हैं। ऑन 1 जनवरी 2020, a company obtains a small bottling plant. ऑन 1 जनवरी 2020, ये तारीख है। A company obtains a small bottling and labeling machine from a leasing company. क्या परचेज किया जी? बॉटलिंग एंड लेबलिंग मशीन फ्रॉम ए लीजिंग कंपनी अंडर ए लीज। क्या हमने बाय की है? बाय नहीं किया हमने। ठीक है। द कैश प्राइस ऑफ द मशीन वाज 7710। ये मशीन वैसे कितने की है? मतलब आज अभी इसी वक्त हमारे पास पैसे होते तो कितने पैसे दे के वो मशीन पक्की पक्की ले लेते। और गुर्बत ऐसी है कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? वाइल द अमाउंट टू बी पेड वाज 10,000 है। ये क्या हो रहा है? ये जरा पढ़े समझाइए क्या हो रहा है। अगर हमारे पास आज अभी इसी वक्त पैसे होते तो कितने पैसों में मशीन आ जाती। लेकिन वो तो कह रहा 10,000 देंगे। वो 10,000 इकट्ठे नहीं देंगे। वो किस्तों में जो पैसे देंगे उन सब का टोटल क्या है? 10,000। तो यहां से बच्चों निकाला जा सकता है कि एक्स्ट्रा पैसे कितने दे रहे हैं? 2,290। समझ आई सबको? कहना है 2,290। कहना जी सर, मतलब ऐप पता ही नहीं की चल रहा है। हाँ, ये 2,290 का है। कितना आंदा है? चल, हूँ मैं मुंह बोलिया 2,290। 2,290 गलत है। 2,290 ठीक है ना? शाबाश। तीन चार भी बनते हैं। द एग्रीमेंट रिक्वायर्ड द इमीडिएट पेमेंट ऑफ 2,000 डिपॉजिट। देखिए, आप मशीन लेके घर आए हैं तो सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कॉपी नहीं दे के आएंगे, कुछ ना कुछ पैसे भी तो दे के आएंगे ना। तो कितने पैसे दे के आएंगे तो मशीन मिल जाएगी? 2,000 रुपया दिया ऑन स्पॉट, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दी, दो गवाह दिए।
कि यार मतलब ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ नहीं। ठीक है जी, वो आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे जो आपने फिल करना होगा, स्टाम्प पेपर होगा, उस पर 2 गवाह मौजूद होंगे, आपका शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगेगी और वो आपको जमा करवाएंगे और फिर जाके आप 2000 रुपये पे करेंगे और वो मशीन उठा के घर ले। तरीकाकार समझ आ गया जी आप? विद द बैलेंस बीइंग सेटल इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। कितने पैसे दे दिए बच्चों? 2000 दे दिए, बाकी पैसे कितने रह गए? 8000। कितनी किस्तों में देने हैं? 4 किस्तों में देने हैं। तो एक किस्त कितने की बनी? 2000 की, मतलब 2000 2000 2000 2000 2000। समझ आएगी? अच्छा, जो पैसे आज अभी इसी वक्त दे दिए हैं, इसकी डिस्काउंटिंग होगी नहीं? समझ आएगी बात? ये तो अभी अभी पे कर दिया ना। अच्छा जी, इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग ऑन 31 दिसंबर 2020। ये कॉन्ट्रैक्ट हमने कब किया? 1 जनवरी 20 को। और पहली किस्त जो देनी है डाउन पेमेंट के अलावा, वो कब करनी है जी? साल के शुरू में के एंड पे? साल के एंड पे। डाउन पेमेंट अभी किया है, बाकी किस्त हमने साल के एंड पे पे कर। पॉइंट समझ आ गया सबको? द चार्ज ऑफ 2290, ये कहां से आ रहा है? ये बात समझ आ रही है? कहां से आया? इंटरेस्ट। द चार्ज ऑफ 2290 रिप्रेजेंट्स इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम। ये रेट भी बता दिया है बच्चों। आपको याद है किसी जमाने में हम इतने तेज हुआ करते थे कि रेट खुद ही निकाल लिया करते थे? अभी याद नहीं आ रहा, अल्लाह माफ करे, तोबा तोबा तोबा। क्यूएम के जमाने में हमें फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू दी होती थी तो हम रेट निकाल लिया करते थे। अब ये सवाल आ गया है कि समझ नहीं आ रही कि किया क्या करते थे। अगर ये रेट वो सवाल में ना देता तो हम निकालने के काबिल थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम निकालने के काबिल नहीं है, और आई कैप को पता है कि हम बूढ़े हो गए, तो इसलिए आई कैप आपको रेट सवाल में दे दिया करे। मेहरबानी है कि नहीं? ठीक है जी। तो वो जमाना याद रखे, कितने याद रहना तो हम खैर, कि भाई ये रेट हमें सवालों में निकालना होता था, हम निकालते होते थे। आपने एक टॉपिक का नाम सुना होगा, आईआरआर। वो आईआरआर क्या होता था? आईआरआर का मतलब क्या होता था? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हम वो रेट निकाला करते थे, इतने लंबे लंबे सवाल होते थे, पूरा सवाल कैलकुलेटर पुट कर दिया करते थे। ठीक है, और अब ये वक्त आ गया है कि हम ये नहीं निकाल पाएंगे। तो आई कैप आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपके बुढ़ापे को कदर की निगाह से देखता है, और वो आपको रेट बता देता है। ठीक है जी। कैलकुलेटेड, अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम कैलकुलेटेड ऑन द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी ड्यूरिंग ईच अकाउंटिंग पीरियड। वो कहता है जो रिमेनिंग बैलेंस है ना, उसकी बेस पे निकाला है। मतलब पहली वाली जो किस्त है वो तो पे हो गई ना, उसमें तो डिस्काउंटिंग होनी नहीं है। बाकी 4 किस्तों में इंटरेस्ट है, याद है ना? टोटल तो 10,000 देने थे, 2 तो आपने पहले दे दिया, तो कितनी किस्तें जो बाद में देनी है? 4। उन 4 किस्तों में सूद है, पहली किस्त में सूद कोई नहीं। नहीं बात समझी? जो पैसे आज अभी इसी वक्त दिए हैं उसमें सूद है? उसमें सूद नहीं होता। अगर उसमें सूद होता तो दुनिया का हर बंदा कोई चीज परचेज करते वक्त जो पेमेंट कर रहा होता उसमें सूद होता। तो फिर तो हम तो बचपन से सूद खा रहे हैं। बात समझ लगी कि नहीं लगी? सूद उसमें नहीं होता। जो आप ऑन स्पॉट एक चीज आपने बाई की है, पेमेंट कर दी, उसमें कौन सा सूद है? तो जो 2000 दिया वो उसी वक्त दे दिया, उसमें सूद नहीं। हाँ, जो बाकी किस्तें आप पे करेंगे उसमें सूद है। क्यों है सूद? क्योंकि वो टाइम गुजरने के बाद पे कर, उसमें टाइम लग रहा है। तो इंटरेस्ट का ताल्लुक ही टाइम के साथ है। टाइम गुजरा, पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, तो जो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे उसमें इंटरेस्ट है। ऑन स्पॉट आपने पेमेंट कर दी, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। Depreciation on the plant is to be provided for at the rate of 20% per annum on a straight line, assuming a residual value of nil. Depreciation on plant कितनी है बच्चों? 20%। क्या इस 20% से आप सोच सकते हैं लाइफ ऑफ प्लांट? 5 साल। मतलब ये प्लांट चलना कितने साल है? 5 साल चलना। ऑनरशिप ऑफ एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। अब सीधी सी बात है, जिसकी लाइफ ही 5 साल है, कॉन्ट्रैक्ट भी 5 साल का है, तो 5 साल बाद उस एसेट में कुछ बचा खुचा रह जाएगा? नहीं।
बात समझ आएगी नहीं? वो कहता लीज टर्म पे हम ये एसेट उसी को दे देंगे जो इस्तेमाल कर रहा है। लीजिंग कंपनी ने इस एसेट को वापस लेके क्या करना? समझ आएगी बात? हाँ, अगर गाड़ी होती, गाड़ी की उम्र 20 साल भी होती, तो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हो सकता है बैंक कहता हो यार चलो ठीक है 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इस्तेमाल करो, 5 साल बाद गाड़ी वापस कर जाना, क्योंकि 15 साल उसकी बाकी जिंदगी है, वो मैं किसी और को किस्तों पे दे दूँ। ठीक हो गया? लेकिन इसकी लाइफ ही 5 साल है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अल्लाह अल्लाह खैर से। ये सारी बातें समझ आ गई बच्चों? ये लीज के तमाम टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो सारी क्लियर है? अच्छा जी, मांगा क्या है जी? कैलकुलेट लीज पेमेंट्स एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। लीज पेमेंट का मतलब होता है वो किस्तें जो आपने पे करनी है, टोटल किस्तों में कितने पैसे पे करने हैं। आवाज नहीं आई? नहीं, वो पहले वाले भी तो दिए ना 2,000 डाउन पेमेंट। टोटल कितने पैसे देने हैं? इसको कहते हैं लीज पेमेंट्स। लीज के कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट टोटल कितने पैसे दिए, वो लीज पेमेंट है। सबको बात समझ आ गई? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट का मतलब है कि वो जो पैसे दिए थे उनकी डिस्काउंटिंग करो। क्या करो? डिस्काउंटिंग करो। चलो पहले पार्ट ए क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद पार्ट बी की तरफ देखते हैं। अब बच्चों जरा देखो लीज पेमेंट का पार्ट ए लिख लो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, लीज पेमेंट्स। ठीक है समझ? 2,000 की एक किस्त है और टोटल किस्तें इस तरह की कितनी पे करनी है? 5। एक अभी पे करनी है, 4 बाद में पे करनी। तो लीज पेमेंट का मतलब समझ आ गया बच्चों आज के बाद? जब भी कभी आपसे कहा जाए कि लीज पेमेंट निकालो, तो सादल अल्फाज में जो पैसे आपकी जेब में से निकलने हैं वो लीज पेमेंट, चाहे वो डाउन पेमेंट है, चाहे वो फ्यूचर में किस्तें पे करनी है, जो सब कुछ टोटल। और लीज पेमेंट सबको समझ आ गया? अब पार्ट ए में दूसरी चीज उसने क्या मांगी है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। अब जरा ध्यान से, क्या बच्चे सारी किस्तें सेम है? तो एनुटी का फार्मूला लग सकता है? एनुटी का फार्मूला लग सकता है। क्या इसमें 5 किस्तें हैं टोटल? कितनी किस्तें हैं? लेकिन डिस्काउंटिंग कितनी होनी है? 4 किस्तों की डिस्काउंटिंग होनी है। तो बच्चों एनुटी के फार्मूले में 4 किस्तें लेंगे। कितनी किस्तें लेंगे? और एक किस्त अलहदा रखेंगे। और रेट भी उसने क्वेश्चन में दिया हुआ 15%। लगाएं, आंसर निकालें। ये ये जो वन नोट की फाइल है इनका लिंक वगैरह दिया होता व्हाट्सएप ग्रुप में? ठीक है। हाँ जी, क्या आंसर आता है अभी? 7710। और मजे की बात यह है 7710 उसने सवाल में बताया भी हुआ था। जब हम उन किस्तों में से सूद निकाल देंगे तो उतने ही पैसे होंगे जितनी उसकी कैश प्राइस थी, क्योंकि कैश प्राइस में सूद नहीं होता। सूद शामिल किया है तभी पैसे ज्यादा बने हैं। जब सूद निकाल देंगे वो पैसे कम होके कहां पे आ जाएंगे? कैश प्राइस पे आ जाएंगे। नहीं समझे? जब सूद ही निकाल दिया तो फिर उतने ही पैसे बनते होंगे जितने कैश प्राइस थी, क्योंकि कैश प्राइस में कोई सूद, दुनिया में जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है इस वक्त ऑन कैश, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये है कि आप डिस्काउंटिंग कर रहे हैं।
और डिस्काउंटिंग का मतलब ये है कि आप उस टोटल पैसों में से सूद निकाल के साइड पे कर। अब अगर मैं आपसे पूछूं इंटरेस्ट निकालें तो निकाल सकते हैं बच्चों? कैसे निकालेंगे? लीज पेमेंट में से प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगा? इंटरेस्ट निकल आएगा। लीज पेमेंट टोटल पैसे जो आपने अपनी जेब में से निकाल के दिए, और प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट जो पैसे बनने चाहिए थे अगर आज ही पैसे देते, सूद ना पेगा, तो वो कितने? 7710। यही कैश प्राइस इस सवाल में बताई भी होगी। ठीक हो गया? यहां तक सबको समझ आ गई बात? पार्ट ए क्या हमारा कंप्लीट हो गया है या इसमें भी कुछ रहता है? पार्ट ए कंप्लीट हो गया, सबको समझ भी आ गया। पार्ट बी देखते हैं बच्चों। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। अब लेसी कौन है? जिसने मशीन दी या जिसने मशीन ली। ठीक है जी। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक। अब पहला दिन है, सोच समझ के जवाब देना है। लेसी ने मशीन ली तो डेबिट क्या करेगा? मशीन डेबिट करेगा। क्या डेबिट करेगा? मशीन डेबिट करेगा। कितने से? वो मशीन उठा के घर लेके आया, मशीन डेबिट करेगा। कितने से? 10,000 से। क्यों? 10,000 से क्यों नहीं करेगा? हालांकि उसको तो अल्टीमेटली 10,000 की पड़ी। सोचो 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 सोचो। 2,000 2,000 2,000 कर करके अपनी जेब में से उसने 2,000 करके 10,000 निकाल, तो मशीन तो उसको 10 की पड़ी। तो मशीन जब डेबिट करेगा अमाउंट क्या लिखेगा? 10,000 या 7,710? क्यों? लॉजिक बतानी है, लॉजिक लॉजिक लॉजिक। भाई सच्ची मुझे उसने 10 पे किया है 5 सालों में, मशीन उसको 10 की पड़ी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब वो डेबिट कर रहा है, कितने से करेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। ये पॉइंट समझ आया? 7,710 से डेबिट करेगा। अब यहाँ पे FR1 के कुछ कंसेप्ट आपको आगे कंफ्यूज करेंगे, उनको भी वन बाय वन देखते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि बोरिंग कॉस्ट कभी एसेट की कॉस्ट में जमा भी होती थी। बोरिंग कॉस्ट से बड़ा इंटरेस्ट नहीं है ना, तो ये इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में जमा क्यों नहीं हो सकता? ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। IAS 23 में आपने सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो पढ़ी थी ना एसेट की, वो ये पढ़ी थी कि बोरिंग कॉस्ट उसी वक्त एसेट की कॉस्ट में जमा होगी जब एसेट क्या होना चाहिए? क्वालिफाइंग एसेट होना चाहिए। तो क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? जिसको मुकम्मल होने में सब्सटेंशियल टाइम लगेगा। क्या इस मशीन के बारे में ऐसी कोई इंडिकेशन है? वैसी इंडिकेशन है कि इसको मुकम्मल होने में 6 महीने लगेंगे? ये मशीन उठा के घर लेके जाएगा, अगले दिन चलाना शुरू कर देगा। समझ आएगी? IAS 23 के मुताबिक एसेट की कॉस्ट में इंटरेस्ट जमा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। अगर क्वालिफाइंग एसेट होता तो जमा कर लेते, वो क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है। IAS 23 के मुताबिक इसमें जमा नहीं हो सकता, इसलिए एसेट 10,000 पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 7710 पे रिकॉर्ड करेंगे। एसेट डेबिट 7710 से। ठीक हो गया? यहां तक की बात सुन लगी? अब क्रेडिट क्या करें? कैश क्रेडिट कितने से? 10,000 से। सब फड़े जाएंगे भी, सब फड़े जाएंगे। PRC 4 बढ़ गया, FR1 भी बढ़ गया। हाँ जी, 10,000 से कैश क्रेडिट। थोड़ा सा कैश करेंगे, 20 रुपये तो नोट कर देंगे। हाँ जी, बताएं बताएं, शाबाश शाबाश शाबाश। यार FR2 पढ़ रहे हो, सीनियर बच्चे हो माशाल्लाह है। कुछ कुछ कर लेंगे। 2,000 तो करेंगे, ऊपर 200-300 और भी कर देंगे। हाँ जी। अब एंट्री पूरी करनी है। देखो आज आके आप जितने मर्जी सीनियर हो जाए ना,
फंसना अपने एंट्री पे ही है। अब फाइनल लेवल की भी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना, फर्म के अंदर अब मैनेजर भी लग गए हैं ना, तो तुझे याद है कि फंसना एंट्री थे यार, एंट्री की होनी है। अच्छा, 7,710 से मशीन तो हो जाएगी डेबिट, क्रेडिट करना है हमने। कैश कितना क्रेडिट करेंगे? 10,000। भाई जो सच्ची मुझे जेब से निकला वो पे करेंगे ना, कि जो फ्यूचर से पे करना वो भी कर देंगे। अच्छा, अगर यही बात दूसरे एंगल से देखते हैं, पापा ने आपको अगले 5 सालों में 5 लाख रुपए देना है, तो आज कैश डेबिट कर लेंगे? क्यों है? पापा ने 5 लाख देना है तो आज डेबिट कर लो ना फिर। आप भी माशाल्लाह लखपति हैं, और रोती रहती है 24 घंटे, हाय या मेरा आज चिप्स रह गई है। तो पापा ने पैसे दे दो देने हैं, लखपति हैं आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा किया करें। उस वक्त आप एंट्री क्यों नहीं पास करती 5 लाख? करें ना एंट्री पास 5 लाख। हाँ, जब मिलेगा वेरी गुड, ओ मैंने गल समझ आती, जो अपने गल आती है ना फिर समझ आती सही तरह। तो क्या 10,000 पे कर दिया? नहीं पे किया तो कैश कैसे क्रेडिट करें 10,000 से जो पे ही नहीं किया? कैश सिर्फ उतना क्रेडिट होगा जो आपकी जेब में से निकला है, और वो कितना निकला है? 2,000, तो 2,000 से कैश क्रेडिट होगी, एंट्री नहीं टैली हो रही। कितना डिफरेंस बाकी बच गया? हाँ जी, 8,000 बच गया। दर फिटे हाली तेरे दे एंट्री का तू जनाजा करता फड़ के। 7,000 का बैलेंस ही 2,000 पे कर दिता, ते 8,000 जो पिया है। लख लानत तेरे उस कंपनी के उत्ते जिन्हें तेन रखना है। एंट्री टैली कर, डेबिट कितना किया है? डेबिट, इसके अलावा कुछ डेबिट किया? क्या एक्सपेंस? इंटरेस्ट का ताल्लुक तो टाइम गुजरने के साथ है ना। आप 1 जनवरी 20 पे खड़े हैं, कहां पे खड़े हैं? 1 जनवरी 20 वाले दिन कोई एक्सपेंस है? भाई एक्सपेंस का ताल्लुक तो टाइम के साथ है, टाइम तो गुजरा ही नहीं है। फिर डेबिट क्या किया? सिर्फ मशीन, कितने से? क्रेडिट क्या किया है? कैश, कितने से? तो बैलेंस कितना बच गया? इतनी नहीं बच गई। अब ये 5,710 के बारे में क्या फीलिंग आ रही है? अच्छी फीलिंग आ रही है? क्या है ये? कैपिटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये क्या है? लाइबिलिटी है। ये पैसे आपने देने हैं, लेकिन आपका जमीर अंदर से आपको कह रहा है कि नहीं भाईजान पैसे थे 8,000 देने है ना। थोड़ा थोड़ा हो तो रहा है कुछ कुछ। हाँ जी, पैसे देने कितने हैं? 8, लेकिन बैलेंसिंग फिगर आ रही है 5,710। यहाँ तक की बात समझ आ रही है बच्चों? अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए। हकीकत में हमने पे 8,000 ही करना है, बाकी का पैसा कितना पे करना है? 8,000 ही पे करना है। लेकिन मसला ये उसमें सूद है। उस 8,000 में क्या है? सूद। अगर वो सूद निकाल लें तो पीछे 5,710 ही बचता है। सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो, सूद निकालो पहले कितना? 2,290, तो निकालो जरा। आज इस वक्त आपके सर पे कर्जा 5,710 का ही है। अच्छा, आधे घंटे बाद आप अपने किसी दोस्त को फोन कर लें, तो यार मैंने ना, मैनू किसी मुफ्ती साहब ने कहा कि सूद खाने वाला जहन्नम च जाता है, यार मैनू जहन्नम च जान तो बचा लै, तेरी मेहरबानी इधर आ जा नस के आ। दोस्त बड़ा माशाल्लाह तहज्जुद गुजार है, उसको तकलीफ है अपनी भी और आपकी भी। वो भागा भागा आया, यार किन्ने पैसे चाहिए? उसी दिन आ गया, 1 जनवरी 20 वाले दिन आ गया, आधे घंटे बाद। आप क्या उस लीजिंग कंपनी वाले को 8,000 देंगे? कितने देंगे? 5,710। क्यों?
क्योंकि टाइम गुजरा ही नहीं। तो यकम जनवरी 20 को कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2000 आप दे चुके हैं, उस दोस्त को बुलाया तो वो 8000 देगा, 8 तो नहीं देगा। ये 5,710 आप फटो भाईजान, डील खत्म। ऐसे ही हो गया जैसे आपने कैश पे मशीन ली है। ऑन स्पॉट उस दिन पे आपके सर पे कर्जा 8000 नहीं है। कितना कर्जा है? 5,710 का कर्जा है, क्योंकि 2 तो आप पे कर चुके। नहीं बात समझ, नहीं समझ क्लियर है सबको? उसी दिन पैसे देंगे तो 5,710 रुपया पे करके जान छूट सकती है, 8000 नहीं देना आपने। 8000 किस सूरत में देना पड़ना था? अगर आप ये पैसे 5 सालों में देते। पैसे तो 5 सालों में नहीं देने, 5 मिनट में दे दिए। ठीक है ना, सूद का ताल्लुक टाइम के गुजरने से हुआ, टाइम गुजरा ही नहीं। यहां तक की बात में लगी बच्चों? अब बच्चों नोट करो पहले। अब पेमेंट वाली एंट्री हम जरा साइड के, हम लॉजिकली तो यही है ना कि ऐसा डेबिट किया, 2000 से कैश क्रेडिट कर दिया, वो ठीक है। लेकिन पहले ये एंट्री करेंगे, उसके बाद कैश की एंट्री करेंगे। पहले एंट्री नोट करो। ये कम जब 20 को जो पहली एंट्री होगी वो क्या होगी? राइट ऑफ यूज। देखो आपको हक मिला है, एसेट नहीं मिला। क्या मिला है? राइट टू यूज मिला है आपको। ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। तो हम यहाँ पे मशीन डेबिट करने की बजाय यहाँ पे क्या लिखेंगे? राइट टू यूज। नहीं समझ रहे? औंते आनी है। कंसेप्ट क्लियर है माशा? आपको तो पता ही नहीं था लखपति। चलो शाबाश है, शाम शाम को ना सहेलियों को आपने लंच कराना। लखपति हैं आप? हाँ जी। क्या एंट्री करेंगे बच्चों? राइट टू यूज डेबिट कितने से? 7710 से। और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट कितने से? 7710। हमेशा पहले ये एंट्री होगी, पेमेंट वाली एंट्री होनी चाहिए, उसी दिन करेंगे, लेकिन ये एंट्री सेपरेट करेंगे फिलहाल। क्यों? क्योंकि सम टाइम डाउन पेमेंट नहीं होती। सम टाइम डाउन पेमेंट नहीं होती, सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कॉपी से काम चल जाता। उस सूरत में भी ये ऐसी एंट्री करनी टोटल अमाउंट से। कितने रुपए का एसेट आपको मिला? 7,710 का। और कितने रुपए की लाइबिलिटी आपके सर पे आई? 7,710 की। और थोड़ी देर बाद आप एक और एंट्री करेंगे। क्या? उसी दिन यकम जनवरी 20 को, यकम जनवरी 20 को वो तारीख क्या लिखी हुई है? तो यकम जनवरी 2000, और ये तारीख क्या लिखी हुई है? यकम जनवरी 2000। सेम डेट है या 4-5 दिन गुजर गए? सेम डेट है। अच्छा, आपने कितना पैसा दिया बच्चों? 2000 कैश दे दिया, तो आपके सर से कर्जा कम हो गया। कितने से? 2000 से। ये दो एंट्री सेपरेट सेपरेट करेंगे। यहां तक की बात में लगी बच्चों? कि नहीं समझ लगी? अच्छा, अब आपके दिमाग में जो सवाल आ रहा है कि सर इंटरेस्ट एक्सपेंस भी तो बनता है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी तो डेबिट करना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है आपकी, इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए। इसको मैं समझाता हूँ एक तरीके से कि सर जी लीज लाइबिलिटी जो ना, यहाँ पे 7,710 की बजाय 10,000 आनी चाहिए। अच्छा, ये 7,710 से जो डेबिट किया है, ये IAS 16 के मुताबिक किया। किसके मुताबिक किया? IAS 16 और IAS 23 के मुताबिक किया। IAS 23 कहता है कि क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है? नहीं। तो लिहाजा सूद इसमें जमा नहीं हो सकता। और IAS 16 कहता है कि जो कॉस्ट ऑफ एसेट बनती है वो रिकॉर्ड करे, जो आज बनती है, फ्यूचर की नहीं, आज बनती है। तो आज तो इतनी बनती है 7710। आज जब इसी वक्त आपके पास कैश होता तो कितने में एसेट पड़ता? 7710 का। ठीक है ना? अब आप जरा ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। ऑडिटर वो बंदा है जिसने जाके कंपनियों का हिसाब किताब देखना होता है। एक कंपनी में क्या वही मशीन पड़ी हुई है, दूसरी कंपनी में क्या वही मशीन पड़ी हुई है, सेम टू सेम मशीन है, एक ही सप्लायर से ली हुई। अच्छा, एक कंपनी वालों ने कैश पे मशीन बाय की है, दूसरी कंपनी वालों ने किस्तों पे ली है। तो ऑडिटर की नजर में दोनों मशीनें सेम है, तो दोनों की अमाउंट भी क्या होनी चाहिए? एक कंपनी वालों ने कैश पे किया, 7,710 पे रिकॉर्ड किया, दूसरी कंपनी वालों ने किस्तों पे लिए, वहां पे 10,000 रिकॉर्ड हुई पड़ी है। ऑर्डर के गई आ रहा है की तरीका, मशीन सेम है,
कंपनी भी सेम है, जहां से लेके आए हो डिस्टेंस भी सेम है, सारा कुछ सेम है, वैल्यू डिफरेंट है। ऑडिटर इस बात को हजम नहीं करेगा, वो कहेगा इन्होंने 7,710 रिकॉर्ड की थी है, तुसी भी किन्ने रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि दोनों कंपनियों में मशीन सेम है, सप्लायर भी सेम। तो वो कंपनी वाले जितना मर्जी चीखे कि यार अल्टीमेटली अपने 10,000 देना है, ऑडिटर उसकी बात नहीं सुनेगा। वो कहेगा भाई यार मशीन सेम है, कैश कितने की मिलनी थी, आपने कैश नहीं पे किया, आपका मसला है, मशीन का मसला नहीं है, मशीन का फायदा आपको इतने मिलना है 7,710। समझ आ गई? IS 16 के मुताबिक इस राइट टू यूज एसेट में इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड नहीं होगा। IS 23 भी यही कहता। अच्छा, लीज लाइबिलिटी में 10,000 से क्रेडिट क्यों नहीं होगी, ये तो IS 16 नहीं ना कहता। IS 16 में लीज लाइबिलिटी की तो बात नहीं ना हुई, एसेट की तो बात हुई है, लाइबिलिटी की कोई बात नहीं। तो फिर लीज लाइबिलिटी 7,710 से रिकॉर्ड क्यों करेंगे, इसको एक और एंगल से हम क्लियर करते हैं। बच्चों देखो, कोई चीज लाइबिलिटी उस वक्त बनती है जब पेमेंट ना हो। एग्जाम्पल, बिजली का बिल आया यकम जनवरी की, सॉरी यकम जनवरी को आपने बिजली इस्तेमाल की, ये बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं ना, क्या ये जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी पेमेंट हम कर चुके हैं? नहीं, पहले हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, फिर बिल आता है और फिर हम उसकी पेमेंट करते हैं। आपने यकम जनवरी को बिजली इस्तेमाल की, 31 जनवरी को बिल आया, कितना बिल आया? 10,000। तो यही बात, 10,000 का बिल आया। अगर तो आपने 10,000 का बिल पे कर दिया, क्या एंट्री करेंगे? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, ये एंट्री करेंगे ना। एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, बिल पे कर दिया, स्टोरी खत्म। क्या लाइबिलिटी बनने की कोई नौबत आई? कोई नौबत नहीं है। ये जनवरी का बिल कब लाइबिलिटी बन जाएगा? जब पे नहीं करेंगे, ड्यू डेट आई और आपके पास पैसे कोई नहीं थे, पे नहीं कर सकते, तो फिर उस वक्त एंट्री पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। तो एक्सपेंस किस वक्त लाइबिलिटी बनता है? जब पेमेंट ना हो। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस लाइबिलिटी नहीं बन सका, क्यों? क्योंकि पेमेंट की नौबत आई नहीं। हम यकम जनवरी पे खड़े हैं, क्या यकम जनवरी पे इंटरेस्ट पे करने की नौबत आई है? नहीं आई। तो वो जो बाकी पैसे हैं वो एक इंटरेस्ट एक्सपेंस है, वो चूंकि पेमेंट करने की नौबत ही नहीं आई तो वो लाइबिलिटी नहीं बन सकती। नहीं समझ, नहीं समझ। कोई एक्सपेंस, इंटरेस्ट बेसिकली एक्सपेंस है ना कि लाइबिलिटी है? पहले तो ये तय कर, क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस है कि लाइबिलिटी है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस लाइबिलिटी कब बनता है? जब पेमेंट नहीं करेंगे। तो पेमेंट करने का तो टाइम ही नहीं आया। मतलब फर्ज करो यकम जनवरी को हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आगे 18 जनवरी वाले दिन खड़े हैं, तो क्या 18 जनवरी वाले दिन 18 दिनों की जो बिजली इस्तेमाल कर चुके हैं वो हमारी लाइबिलिटी है? नहीं। क्यों लाइबिलिटी नहीं है? और बिल आएगा तो पेमेंट करेंगे, हम आज पेमेंट कर दिए। नहीं बात समझ आ रही? ठीक है ना? कि आप सुबह, रोजाना सुबह 5 बजे 6 बजे जाके मीटर के सामने खड़े होते हैं, यूनिट देख रहे होते हैं कितने वाल गए ने, और रोजाना पकड़ के कैलकुलेटर कैलकुलेट कर रहे होते हैं 60 रुपए मल्टीप्लाई बाय 400 यूनिट। नहीं बात समझ आ रही? ठीक है ना? तो बच्चों पेमेंट करने की पहले नौबत आएगी और पे कर देंगे, फिर भी स्यापा खत्म। पेमेंट करने का टाइम आया और पेमेंट नहीं की, फिर लाइबिलिटी बनती है। ठीक हो गया? इंटरेस्ट पे करने की नौबत आई है कम जनवरी को? नहीं। तो जब पेमेंट करने की ड्यू डेट ही नहीं आई तो वो एक्सपेंस लाइबिलिटी कैसे बन गया? ठीक हो गया? तो चूंकि वो एक्सपेंस लाइबिलिटी अभी बना ही नहीं, तो इंटरेस्ट की जो लाइबिलिटी है 2,290 की, वो इस लाइबिलिटी में जमा होकर 10,000 नहीं बनेगी, उसको साइड पे कर दे। अब ये बात समझ आई है कि ये 7,710 से लाइबिलिटी क्यों रिकॉर्ड की? क्योंकि बाकी का पैसा इंटरेस्ट है, वो एक्सपेंस है, अगर वो पे ना कर पाए तो वो लाइबिलिटी बनेगा। अभी उसकी नौबत नहीं है। वो नौबत आनी है 31 दिसंबर, जब साल गुजर जाएगा, क्योंकि साल गुजरने के बाद ही इंटरेस्ट अराइज होता है। यकम जनवरी को इंटरेस्ट अराइज नहीं। डेबिट 7,710 से क्यों हुआ, उसकी लॉजिक समझ आती है। वो IS 16 के मुताबिक हुआ।
और क्रेडिट लीज लाइबिलिटी 7,710 से क्यों हुई? ये IAS 16 के मुताबिक नहीं हुई, ये प्रूडेंस कंसेप्ट या अक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से हुई है। कि भी अक्रूवल कंसेप्ट कहता है एक्सपेंस अराइज होगा, पेमेंट कर दी, जान छूट गई, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हाँ, एक्सपेंस अराइज हुआ, पेमेंट नहीं कर सके, तब जाके वो लाइबिलिटी बनेगी। तो बनाई बात। तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो 2,290 का था, वो लाइबिलिटी में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि पेमेंट करने की तो नौबत नहीं आई। पेमेंट करने की नौबत आई होती तो हो सकता पे कर देते, तो जब पे कर देते तब भी वो लाइबिलिटी ना होती। नहीं समझ रहे? ठीक हो गया। अगला पॉइंट, यकम जनवरी वाले दिन अगर आप किसी दोस्त यार बेली से पैसे पकड़ के अपना कर्जा उतारना चाहें, तो आपके सर पे कर्जा कितना है? 10,000 का है। 10,000 का तो है ही नहीं, तो 7,710 का है। 7,710 उसके मुंह पे मारे, मशीने के घर आ जाए। तो यकम जनवरी वाले दिन आपके सर पे जो कर्जा 10,000 का नहीं है, 7,710 का, तो लाइबिलिटी उतने से रिकॉर्ड हजम शोध। यकम जनवरी को दो एंट्री समझ आ गई। इनको इकट्ठा भी कर सकते थे, कोई मसला नहीं है, जो आपके दिमाग में आ रहा हो बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन हम दो एंट्री लगा रही है। क्लियर? अब बच्चों आगे एक टेबल बनाना है आपने। क्या बनाना है? टेबल। ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को समझें। इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम बनाने हैं आपने। कितने कॉलम बनाने हैं? ये आपने किसी जमाने में QM में बनाया हुआ है, लेकिन तुम भूल चुके हो। मैं याद कराना चाहूँ तो मैं रिकॉल करवा सकता, मसला कोई नहीं। टेबल बनाए शाबाश। कितने कॉलम बनेंगे बच्चों? इस टेबल का नाम है फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल, या इसको लीज अमोर्टाइजेशन टेबल भी कहते हैं। लीज अमोर्टाइजेशन टेबल। देखिए जी। अच्छा जी, अभी बच्चों जरा देखें, पहली एंट्री जो हमने पास की थी उसके मुताबिक पेमेंट तो हमने जरा 2 मिनट बाद ही की होगी ना। पहली एंट्री के मुताबिक हमारे सर पे कर्जा कितना? 7,7। इस एंट्री में जो लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी की अमाउंट से हमने टेबल शुरू करना है। क्या ये बात हो लगी? अगली बात, आपने बच्चों सबसे पहले रिक्वायरमेंट में लीज पेमेंट निकाली थी और प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट भी निकाली थी। निकाली थी। अब गौर से देखें तो आपकी ये एंट्री में जो लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो रही है, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट की बेस पे रिकॉर्ड हो रही है। लीज पेमेंट की बेस पे रिकॉर्ड क्यों? लीज पेमेंट वाली क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट शामिल है, उसे तो एंट्री होनी नहीं है ना। नहीं समझ रहे? ठीक हो गया। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट ही वो वैल्यू होगी जो इस एंट्री में इस्तेमाल होगी, और यही वो वैल्यू होगी जो आपके टेबल में इस्तेमाल होगी। नजर आ रहा है? तो रेड अलर्ट, रेड अलर्ट, रेड अलर्ट। जिस बंदे की प्रेजेंट वैल्यू गलत आई, वो तो बढ़ गया। कैसे भला? एंट्री भी गई, टेबल भी गया। तो सिर्फ टेबल की पहली वैल्यू नहीं गई, अगली जितनी भी कैलकुलेट होने सारी गई, सारा सवाल गया। तो ध्यान से खबर आ गई ना।
अच्छा जी, ये पॉइंट सबको समझ आ गया जी कि लीज का टेबल कहां से स्टार्ट होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट की वैल्यू से स्टार्ट होगा। कंजम्पशन। अच्छा, अगला पॉइंट, और लीज के टेबल में डेट वो होगी जो आपके लीज के कॉन्ट्रैक्ट की डेट होगी। यकम जनवरी 2000, बेसिकली जो डेट है वो किस चीज की डेट है बच्चों? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये समझ लिख लिया? अब बच्चों, क्या जरूरी है कि लीज का कॉन्ट्रैक्ट उस दिन हो जिस दिन आपका अकाउंटिंग ईयर का स्टार्ट है? जरूरी नहीं है। आप हॉस्टल में जाके कमरा ढूंढते हैं तो यकम जनवरी को हमेशा ढूंढते हैं। अगर कोई बंदा 5 जनवरी को आ जाए, ओदा साल तक गया, उन अगले साल यकम जनवरी का वेट करेगा कि नहीं नहीं यार, नए साल की शुरुआत नए तरीके से करें। ऐसे तो नहीं होता ना भाई, जिस वक्त जरूरत है मशीन की उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना। यकम जनवरी को जरूरत नहीं थी, नहीं किया। 15 अप्रैल को जाके जरूरत पड़ी है मशीन की, तो 15 अप्रैल को जाके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना। नहीं समझ आ रही? ठीक है ना? तो याद रखना, ये टेबल अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से नहीं चलना। ये टेबल किसके हिसाब से चलना है? लीज के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलना है। ये नोट कर लो अच्छी तरह से बात, कि टेबल अकाउंटिंग ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन नहीं होगा, ये लीज के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मेंटेन होगा। नहीं पल्ले पे? हाँ, 5 लाख रुपया है नहीं? अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स का टॉपिक आपने पढ़ा है, याद है ना आपको? आपको एक बिल्डिंग की जरूरत पड़ी, रेंट पे लेनी थी आपने बिल्डिंग, यकम जुलाई को बिल्डिंग ली, कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका रेंट का 1 साल का, 1 साल का ही होगा ना? और उन्होंने कहा जी, बिल्डिंग वालों ने कहा जी कि 1 साल बाद इस रेंट में इजाफा हो जाएगा 10%। आपका अकाउंटिंग ईयर एंड आ रहा है 31 दिसंबर वाले दिन। बिल्डिंग कब ली? यकम जुलाई को। अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर को। जिस बंदे ने आपको बिल्डिंग दी है उसको इससे कोई गरज है कि आपका अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है? उसको इससे कोई गरज नहीं है। वो कहेगा भाईजान मेरा अकाउंटिंग ईयर यकम जुलाई से यकम जुलाई तक चल रहा है, आपका अकाउंटिंग ईयर जो मर्जी हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अगले साल जुलाई में मैंने 10% आपसे ज्यादा पैसे लेने हैं, तो आप उसको ये ना कहे कि नहीं नहीं सर अगले साल जुलाई में ना करें, दिसंबर में कर लें, वो हमारे ना अकाउंटिंग खराब हो जाती है। कह सकते हैं उसको? नहीं। अकाउंटिंग ईयर का इस ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना, जिस कंपनी ने आपको लीज पे मशीन दी है ना, उसको इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपका अकाउंटिंग ईयर जुलाई में एंड हो रहा है, दिसंबर में एंड हो रहा है, नवंबर में एंड हो रहा है। तो उसने कहा भाईजान यकम जनवरी को हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हर साल की 12 महीने गुजरने के बाद आप हमें चुप करके आके इंटरेस्ट की पेमेंट कर दें। ठीक है ना? तो ये बात याद है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इस सवाल में कॉन्ट्रैक्ट की डेट और अकाउंटिंग ईयर की डेट सेम है, लेकिन कुछ सवालों में नहीं भी होगी, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अभी फिलहाल तो सारी चीजें आसान आसान चल रही है। कभी ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट किसी और दिन हो और अकाउंटिंग ईयर किसी और दिन हो, तो फिर उसमें मसले आएंगे। बरं, अब बच्चों यकम जनवरी 2000 वाले दिन हमारे सर पे कर्जा कितना है वो आखिरी कॉलम में जाके लिखेंगे, कितना है जी? 7710। और यकम जनवरी 20 वाले दिन ही हम 2000 वाले दिन ही हमने उसके मुंह पे 2000 मारा। मारा है कि नहीं मारा? उस 2000 के अंदर कोई सूद है? नहीं। तो वही 2000 सीधा सीधा उस 7710 में से कम हो जाएगा। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 5710। उसी दिन बाकी का कर्जा 5710 है। क्या ये बात समझ आएगी? अब ये कॉलम क्या भला है, ये मैं अभी आपको बात समझा। ये 5710 सबको समझ आ गया ना? कि नहीं समझ आया? अच्छा, अब बच्चों सवाल में उसने बताया था कि आपने पेमेंटें कब करनी है? 31 दिसंबर 2020 वाले दिन पहली पेमेंट करनी है, साल के एंड पे या अगले साल के शुरू में? साल के एंड पे। तो बच्चों 31 दिसंबर 2000 वाले दिन आप उस कंपनी को एक पेमेंट और करेंगे, कितनी? 2000 करेंगे। ऐसी है ना?
लेकिन इस 2,000 रुपए के अंदर इंटरेस्ट शामिल है। क्यों? साल गुजर गया। तो जब आप 2,000 रुपये देने जा रहे हैं ना, तो क्या वो ये 2,000 रुपया सीधा सीधा 5,000 में से माइनस करने की इजाजत देगा? ना 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 ना। अब आपकी लाइबिलिटी 5,710 नहीं है, 12 महीने गुजर गए। ये 5,710 की लाइबिलिटी किस दिन थी? यकम जनवरी 2000 वाले दिन। उस दिन किसी से पैसे पकड़ के उतार देते कर्जा, तो कितने में कर्जा उतर जाता? 5,710 में कर्जा उतर जाता। लेकिन अब 12 महीने गुजर गए। अब आप अपने दोस्त को फोन करते हैं कि यार मैं साल पहले सूद उतया चीज ली सी, और मैनू ना हूँ बड़ी जमीर मैनू बड़ी गाला कढ़न दिया, तेरी मेहरबानी आ 5,710 रुपये इकट्ठे करके लैके इन्होंने मुंह तो मारिए। वो 5,710 रुपये लेके आया 12 महीने बाद, उनको पैसे देंगे तो रिसीव कर लेंगे? नहीं करेंगे। मेरे पास आया तो पैसे पूरे नहीं बनते। अब फड़ा दो, लेकिन और भी दो। समझ आ रही बात? अब 12 महीने गुजर गया, अब इसमें इंटरेस्ट है। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए बच्चों। इंटरेस्ट का उसने रेट बताया 15%। कितना रेट है? ये 15% रेट जो है 7,710 पे लगेगा। क्यों? उतना कर्जा तो था ही नहीं। कर्जा आपके सर पे कितना था? 5,710। तो 5,710 रुपए कर्जे को 12 महीने गुजरे हैं। जब आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते थे ना, तो उस वक्त आपने इंटरेस्ट का फार्मूला पढ़ा था। याद है कुछ कुछ? नहीं याद आ रहा हो? ये है ना सर, ये पता नहीं कौन बच्चे पढ़ते हैं, हम तो बड़े हो गए। आई इज इक्वल टू पी आर टी। याद है कुछ कुछ? अब यहाँ पे पी से मुराद है वो पैसे जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगना है, वो कितना है? आर से मुराद रेट है, वो कितने परसेंट है? और टाइम से मुराद ईयर है, कितने साल गुजर गए। तो रेट निकालने, इंटरेस्ट निकालने कितना बनता है? 856.5। नहीं समझ रहे? अच्छा जी बच्चों, अब जब हम ये 2,000 रुपये जाके पे करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो कहते हैं रुको जरा, सब्र करो। इस 2,000 में से 856 रुपया तो सूद है, वो हमने सूद काट लिया। ठीक हो गया? अब बाकी के पैसे कितने बचे हैं? बाकी के पैसे कितने बचे? 1143 पॉइंट। वो कहता है ये पैसे ऐसे हैं जिसको हम माइनस करने की इजाजत देंगे, क्योंकि सूद हमने साइड में कर लिया। जो सूद बनता तो हम निकाल चुके हैं। तो अब आपके कर्जे में से 2,000 कम नहीं होना। कितना कम होना है? 1143.5 रुपए कम होना। नहीं समझ रहे? क्लियर है सबको? अब एक और एंगल से देखते हैं। बच्चों आपके सर पे कर्जा कितना था? 5,710, ये लोन था। साल गुजर गया, कितना इंटरेस्ट आया? 856। टोटल बैलेंस कितना हो गया 31 दिसंबर वाले दिन? 6566.5। और आपने पे कर दिया 2,000, तो माइनस कर देगा 4566 पॉइंट। ये पॉइंट समझ आया सबको? ये सीधी सीधी कैलकुलेशन सबको समझ आ रही है? आपने जाके 2,000 रुपये उसको दिया, आपने कहा मुझे रसीद दे दो, मेरा बाकी बैलेंस कितना रह गया। वो सीधी सीधी आपको रसीद बना के दे देगा। ये बात समझ आ रही है? कि साल के शुरू में कर्जा कितना था? 5,710। साल गुजरा, सूद कितना पड़ गया बीच में? 856.5। वो जमा करेगा कि माइनस? आवाज नहीं आई? तो जमा कर देगा। टोटल बैलेंस कितना हो गया? 6,566.5। आपने कितने पैसे उसके मुंह पे मारे? 2,000। माइनस करेंगे बाकी बैलेंस 4566.5। वही 4566.5 इस तरीके से निकाला जाए तो बात हजम हो जाती है। नहीं समझ? तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि साल के शुरू में लोन था 5710, साल के एंड पे लोन है 4566, लोन में कितनी कमी आई?
क्या लोन में 2,000 की कमी आई है? लोन में, ओरिजिनल लोन में 1143 की कमी आई है। समझ आ गई है? तो बच्चों ये जो मैंने 2,000 के दो टोटे किए हैं, ये बात समझ आ गई आपको? नहीं समझ आई कि सर ये 856, तो चलो समझ आ गया। ये 1143 क्या है? हालांकि 2,000 माइनस होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, आपके मुताबिक 2,000 माइनस होना चाहिए, कर दिया। ये वाला पॉइंट समझ आ गया ना सबको? तो ये समझ आने की कोशिश करें, ये भी समझ आता है कि ये मैंने 856 और 1,143 जो लिखा है, ये कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे तोड़ा है, इसको तोड़ने की वजह क्या थी, ये किस में से माइनस हो रहा है 1,143 जबकि 2,000 दिया है। लॉजिक समझ आ रही है सबको? तो बच्चों 2 साल के एंड पे, बल्कि 2 साल के एंड पे नहीं, 1 साल के एंड पे, क्योंकि 2,000 ही चल रहा है अभी तक, 1 साल के एंड पे आपके सर पे कर्जा कितना बाकी रह गया? 4566.5। अब बड़े सोच समय के जवाब देना। सूद बनता था आपके सर पे 856, लेकिन क्या आपने पे कर दिया? आवाज नहीं आई कि नहीं किया? कर दिया है। तो क्या ये सूद लाइबिलिटी बनने की नौबत आई? नहीं नौबत आई। क्यों? पे करके, जैसे ही बना था पे कर दिया, तो लाइबिलिटी बनने की नौबत ही नहीं आई। हाँ, अगर ये पे ना कर पाते तो ये भी लाइबिलिटी बन जाती। जैसे बिजली का बिल है, पे कर देंगे जान छूट जाएगी, नहीं पे करेंगे तो लाइबिलिटी बनेगी। अगले महीने जब बिजली का बिल आएगा तो उसमें अगले महीने का और पिछले महीने का दोनों जमा होके आएंगे। ऐसे ही ना? अब बच्चों मुझे बताओ, ये पहले 2,000 की जो वैल्यू थी, यहाँ पे मैंने डैश क्यों लगाई हुई है और यहाँ पे 2,000 क्यों लिखा हुआ? क्योंकि उस 2,000 में कोई इंटरेस्ट था नहीं, टाइम गुजरा नहीं था, तो सारे का सारा वो आपके लोन में से माइनस हो। ये जो ऊपर मैंने हेडिंग लिखी हुई है प्रिंसिपल रीपेमेंट, ये बात भी समझ आ गई? प्रिंसिपल रीपेमेंट से मुराद है वो पैसे जो आपके हकीकत में लोन में से माइनस होंगे। पहली पेमेंट तो पूरी की पूरी 2,000 माइनस होगी, लेकिन दूसरी पेमेंट पूरी की पूरी 2,000 माइनस नहीं हो पाई। ठीक है? तो वन सेकेंड आपके दिमाग में आ रहा होगा, नहीं सर 2,000 माइनस की था, देखो 2,000 माइनस की था। ठीक है आपकी बात, लेकिन लोन 5710 से गिर के 4566 रुपये आया है। लोन में कमी ओवरऑल 12 महीने के अंदर अंदर 1,143 की आई। समझ आएगी? मैं ओवरऑल डिफरेंस की बात कर, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो 2,000 ही माइनस हुआ, बिल्कुल ठीक है। और समझ आ गई है? अब 31 दिसंबर 2001 वाले दिन आप वंस अगेन गए, आपने 2,000 को दिया, लेकिन 12 महीने मजीद गुजर चुके थे। अब 12 महीने गुजरने पे जो सूद आएगा, वो सूद किस वैल्यू पे लगेगा? वो 7,710 पे नहीं लगेगा। कितना बैलेंस है? 4,566.5 पे लगेगा रेट, 15% लगाएंगे जरा शाबाश। 685। चेक कर ले, चेक कर ले, चेक कर ले, शाबाश। है नहीं? तो क्लियर है सबको? अच्छा, तो बच्चों अब उस 2,000 के दो टोटे करें। 685 तो सूद हो गया जो आप पे कर चुके हैं, बाकी कितने पैसे बच गए? 1,315, ये आपके लोन में से माइनस हो जाएगा, और पीछे लोन कितना रह जाएगा? 3,251.5। समझ आई? अब 31 दिसंबर 2002 वाले दिन वंस अगेन आपने 2,000 रुपये दिया, उस वक्त इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 487.7, चेक कर लें, शाबाश शाबाश।
हो गया। इस 2000 में से 487.7 साइड पे कर दे, तो 1512.3 बचता है। ये आपके लोन में से कम हो जाएगा। करे जरा कम, क्या आंसर आता है? 1739.2। तो ठीक है यार, ये बंद करते हैं। कितने चल रहे हैं? 3 चल रहे हैं। ठंड लग रही है। वो भी चल रहा है पिछला। ठंड तो नहीं लग रही? सीधा मैं मत्थे पे आगे भाई बंदे। हाँ जी, 3251.5। ठीक हो जी, 1739.2। बाकी का बैलेंस बचा बचो। अब 31 दिसंबर 2003 वाले दिन आपने आखिरी पेमेंट की 2000 की। क्लास कितने में खत्म होनी है? हैं? 10-15 में खत्म होनी? 10-15 कितों अपना घंटा तुसी कढ़िया है? 9:15 शुरू हुई है? 9:15 शुरू हुई तो 10:15 खत्म करके बैठी हुई है माशाल्लाह। थोड़ा 1.5 घंटा तो बहुत ही मैं हिसाब लाया, डिफरेंट है। अच्छा जी, बरल 2000 बच्चों आखिरी पेमेंट की है, उस 2000 के अंदर कितना इंटरेस्ट है? ये 260.8 कैसे निकला? रेट किसका, किसके ऊपर लगना है बच्चों? 1739.2 पे रेट लगना है। तो 15% रेट लगा, आंसर क्या आ रहेगा? चेक करो। ऑनलाइन बच्चे माशाल्लाह और कुछ नहीं, लेकिन टाइम ना पता उन्होंने किदों मुगड़ी है कि नहीं। उन्होंने तो आराम से मंजी ते कंबल लैके सोना होंगे। क्लास मुक गई, चलो सोई। ये तो बेचारे फिजिकल है, इतना कष्ट उठा के आते हैं, इतनी दी दूर से जीवन आना से आते हैं। 1.5-2 घंटे का सफर होता है। लोगों को बताते हैं वो KFC की बैक साइड पे। जीवन आना मुंह चो निकलता ही नहीं। ये दसिए लोगों ने कितने असी रूढ़ीते रहते हैं। 260.8 कितने रहता है? अच्छा जी, 260.8। अच्छा जी, 2000 में से 260.8 माइनस करने पीछे क्या बचता है? 1739.2। और हमारे सर पे कर्जा कितना है? 1739.2। और वो सारे का सारा पे हो गया, और रिमेनिंग बैलेंस कितना हो गया? 0। अब 31 दिसंबर 2003 के बाद हमने उस लीजिंग कंपनी को 1 रुपया भी देना है? नहीं देना। स्टोरी खत्म होगी। 5 किस्तों में सारा बैलेंस हमने 0 कर। ये बैलेंस टेबल का 0 आएगा तभी आपकी लीज खत्म होनी, अदरवाइज लीज नहीं खत्म होती। और अगर ये बैलेंस 0 ना आया पेपर में, पेपर तो बढ़ गया है। ठीक है जी, तो ये बैलेंस 0 आना चाहिए। ए ना होए कि ए वैल्यू गलत, ए वैल्यू गलत, तो थले तुम 0 लेके आ रहे हो। 0 लेके आया सर, टेंशन नहीं लेनी। अगर ऊपर वाली वैल्यू गलत है ना, नीचे कभी 0 नहीं आना। तो बात समझ आ गई है? तो अगर ऊपर वाली वैल्यू गलत है, एग्जामिनर को पता लग गया ऊपर वाली वैल्यू गलत है, तो थले उन्हें वेख्या ना कि 0, बहुत बड़ा फनकार है, एनू ते रोको। क्योंकि अगर ऊपर वाली वैल्यू गलत है तो एग्जामिनर हो सकता है आपके बारे में ये गुमान करे कि इससे गलती होगी बेचारे से, खैर है माफ करो। लेकिन थले उन्हें 0 देख लिया ना, मैंने कहा ए गलती नहीं ना की थी, ए ने ब्लंडर मारा है।
फड़े जाओगे। तो गलती और ब्लंडर में फर्क होता है। नहीं बात समझ आ रही? गलती एग्जामिनर माफ कर दे, यार हो सकता है, इंसान है, फरिश्ता थोड़ी सी, गलती हो सकती है, कोई मसला है। लेकिन थल्ले जो तुसी कीता है ना, वो गलती नहीं है। बात बोलिए। तो फिर वो माफ नहीं करेगी। वो कहेगा ए मीनू पागल बना रहा है तो कंपनी ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਐਸਈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਰਾਏਗਾ ਬੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕੋ। समझ आ रही बात? नहीं समझ आई? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही पकड़ा जाता है, उसके अलावा उसको कोई नहीं पकड़ता। नहीं बात समझ आई? जितने के टफ आपके एग्जाम है, आप तो वैसे ही एम फिल वालों को पीएचडी वालों को कच्चा चबा दें। इवन के एमबीबीएस डॉक्टर भी आपकी इज्जत करते हैं, यार बहुत पढ़ते होंगे, ओए होए होए, ये बहुत पढ़ते होंगे। वो थोड़ी हरकत एक दिन थोड़े नाल हॉस्टल च रह लेना, उन्होंने 14 तबक रोशन हो जाए। ठीक है। अब कभी जिंदगी में अपने दोस्तों से मिल लेना जो एमबीबीएस कर रहे हैं, थोड़ी बड़ी रिस्पेक्ट करें, यार सीए कर रहे सीए, तो थोड़ी मेहरबानी उन्होंने कभी अपने हॉस्टल च ना लैके आना, उत्थे मिल मुल के आ जाना, बस ठीक है। ठीक हो गया? ये टेबल समझ आ गया सबको? अब बच्चों जरा देखें, ये जो पहला कॉलम है ना इंस्टॉलमेंट का, इसका टोटल निकालेंगे 10,000 आएगा। क्या आंसर आएगा? 10,000। ये वही है लीज पेमेंट का टोटल। पहला कॉलम इज लीज पेमेंट, समझ आ गई बात? दूसरा कॉलम इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का टोटल कितना है? 2,290। ये वही बैलेंस है जो 5 सालों में हमने इंटरेस्ट का पे करना है। ये बात भी समझ आ गई? तीसरा कॉलम का जो टोटल है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट का टोटल। किसका टोटल है ये? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। ये सबसे पहले स्टेप में हमने यही दो तीन चीजें तो निकाली थी, एक लीज पेमेंट और एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। फर्ज करें अगर आई कैप पहली रिक्वायरमेंट आपसे ना मांगे, अगर वो सवाल में ये चीज ना मांगे, तो बच्चों आपको पता ना, फिर भी ये निकाल सकते हैं। कहां से निकाल सकते हैं? टेबल बनाएंगे, उसका पहला कॉलम लीज पेमेंट, तीसरा कॉलम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, और दूसरा कॉलम इन दोनों का डिफरेंस। देखो जरा इस 10,000 के 7 साल में देखो दो टोटे हुए। 10,000 में से एक टोटा क्या है? इंटरेस्ट का, और दूसरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। तो समझ आएगी सबको? और चौथे कॉलम का टोटल करना हमने, चौथे कॉलम का टोटल नहीं करना। मतलब ਉਹਦਾ ਵੀ टोटल करके आया हो ਤੁਸੀਂ कि सर वो लाइन लगी सी, आखिरी डब्बा सानू खाली चंगा नहीं लगता। ठीक हो गया जी? यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? अब सवाल जरा गौर से पढ़े। पार्ट बी में उसने क्या मांगा था? प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। ये 20 है तो सीधे 2000 क्यों लिखा है? ये 2020, ये भी 20, ये 2021, नहीं ये तीसरी भी 20 ही है ना, ये 21, ये 22, ये 23, ये भी 2020 है, और ये भी 2020 है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब बच्चों सोच समझ के जवाब देना। ये जो ऊपर हमने दो एंट्रियां पास की थी वो 1 जनवरी 20 की थी, ऐसी है? 31 दिसंबर 20 की भी तो एंट्री पास करनी है कि नहीं करनी? अब सोच समझ के जवाब देना। 31 दिसंबर 20 को आपने 2,000 रुपया दिया, कैश गया कितने से? 2,000। कैश क्रेडिट करें, शाबाश।
कैश क्रेडिट करें कितने से, 2000 से। कर दिया। उस 2000 के अंदर सूद भी है कि नहीं? उससे इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करें। कितना सूद है? 856.5। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 856.5 से। अब ये एंट्री टैली नहीं हो रही, एंट्री टैली करें। कैश गया 2000 से, इंटरेस्ट एक्सपेंस पड़ा 856 से, एंट्री टैली नहीं हो रही। डिफरेंस 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 1143.5 से एक और चीज डेबिट होनी है। वो क्या चीज डेबिट होनी है? वो लीज लाइबिलिटी, आपके सर पे कर्जा है जो कम हो। समझ आइए? अब बच्चों सोच समझ के जवाब देना। हम ऐसे भी चीज समझा सकते थे, ये बड़ी आसान थी समझने के लिए। अगला बंदा आपको रसीद जब बना के देगा तो इस तरह से रसीद बना के देगा, बड़ी आसानी से बात समझ आ रही है, या इतना कर्जा से इतना इंटरेस्ट ऐड होया, इतनी पेमेंट की थी, इतना बाकी रह गया। तो यही बात की। लेकिन मसला ये है कि जब आपने एंट्री पास करनी है ना बच्चों, आपको ये दो चीजें चाहिए होंगी एंट्री पास करने की। ये दो कॉलम बड़े इंपॉर्टेंट है एंट्री पास करने की। ये दो कॉलम बनाए बगैर एंट्री नहीं समझ आ रही। पॉइंट समझ आ गया? नहीं समझ आया? अब बच्चों क्या एंट्री करेंगे? लीज लाइबिलिटी डेबिट कितने से? 1143.5 से। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से? 856.5 से। और कैश क्रेडिट कितने से? डाइजेस्टेड। अच्छा जी, हो गया नाश्ता? अल्लाह के सुन, मशीन चबाओगे आज तुम? हाँ जी, क्लियर हो गया जी। अब मशीन किसके कंट्रोल में है? लेसी के कंट्रोल में। उसकी मर्जी से चलती है। लेसी का अगर दिल नहीं कर रहा वेडनेसडे को जाके काम करने का, तो आराम से छुट्टी कर सकता है कि नहीं? या बैंक फोन करेगा, भाईजान कितने आज मशीन में हाथ नहीं लाया तुसी है? वो मशीन लेसी के कंट्रोल में। ओके। अगर मशीन लेसी के कंट्रोल में है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि डेप्रिसिएशन भी वही चार्ज करे जिसके कंट्रोल में मशीन। लॉ कहता है कि भाईजान मशीन ऑनरशिप किसकी है? लीजिंग कंपनी की या बैंक की? तो ऑनरशिप उसकी है, डेप्रिसिएशन वो चार्ज करेगा। अब हमने लॉ को देखना है कि अकाउंटिंग को देखना है? लॉ तो हम पढ़ चुके, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन यही चार्ज करेगा। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन के लिए बच्चों में क्या चाहिए? लीज कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। कॉस्ट देखेंगे और क्या देखेंगे? लाइफ देखेंगे और और बस लाइफ, कॉस्ट और मेथड। वाह 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 वाह, है कि नहीं? तो देखेंगे ही नहीं। शाबाश, हाँ जी, ठीक है जी। कॉस्ट देखेंगे, रेजिडुअल वैल्यू देखेंगे और लाइफ देखेंगे। लीज के कॉन्ट्रैक्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बात याद रखना। तो राइट, लीज का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप थोड़ी सी सोचे ना, थोड़ी सी सोचो विचार करें, तो बच्चों ये 4 सालों में खत्म हो गया। पहली पेमेंट कब की? 1 जनवरी 20 को। आखिरी कब की? कितने साल है? 20, 21, 22, 23। लीज का कॉन्ट्रैक्ट तो 4 साल में खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। लेकिन मशीन की जो लाइफ है वो 4 साल नहीं है, वो 5 साल है। नहीं समझ आई? ठीक है ना? तो बच्चों मशीन को हम 5 साल पे डेप्रिशिएट करेंगे, 4 साल पे डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। ठीक हो गया? तो बच्चों डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करें, शाबाश। अच्छा, मशीन की डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त 10,000 को माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू। 10,000 वैसे तो स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करेंगे। मशीन को डेप्रिशिएट करते वक्त बच्चों क्या करेंगे? 7,710 में से 0 माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे।
ऐसी है। और अगर उसने सवाल में रेट दिया हो, हाँ उसने सवाल में रेट दिया हुआ है, कितने परसेंट रेट दिया हुआ है? 20%। तो सीधा सीधा 7710 का 20% ले लो। क्या आंसर आएगा जी? 1542। एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। हजम? नहीं समझ रहे बच्चों? 31 दिसंबर 2021 की दो एंट्रियां आपने करनी है, जल्दी करो। 31 दिसंबर 21 वाले दिन क्या क्या हुआ? हाँ जी, कर लीजिए। हाँ जी, पहली एंट्री क्या किया बच्चों? 31 नवंबर 2021 वाले दिन क्या एंट्री होगी जी? लीज लाइबिलिटी डेबिट कितने से? 1315 से। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 685 से। कैश क्रेडिट 2000 से। क्लियर? और साथ ही डेप्रिसिएशन की एंट्री भी होनी है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 1542 से और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1542 से। क्लियर हो गया बच्चों? ये दूसरी रिक्वायरमेंट भी हमारी कंप्लीट होगी। यही मांगी थी ना दूसरी रिक्वायरमेंट। अब तीसरी रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या मांगा उसने। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2021। ये एक लिखा हुआ है इमरान मियाँ, इसको 21 कर दो। एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर देन एंडेड इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। अब ये कंपैरेटिव का क्या सीन है? बुढ़े हो गए हैं। 2021 अगर उसने मांगे हैं डिस्क्लोजर एक्सट्रैक्ट्स मांगे हैं, तो कंपैरेटिव का मतलब 2022 20 हो। ठीक हो गया? तो कोई मसला नहीं है, हमने 20 और 21 की एंट्रियों पर पास की हुई, उसके बेसिस पे आराम से हम एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे। अब बच्चों जरा देखते हैं 2021 और 20 के एक्सट्रैक्ट्स। इनकम स्टेटमेंट में देखें, ग्रॉस प्रॉफिट हमें सवाल में नहीं पता। सेल होती, कॉस्ट ऑफ सेल होती तो क्या निकाले थे? ग्रॉस प्रॉफिट निकाले थे। वो नहीं है, वो हम वैसे ही छोड़ देंगे। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में बच्चों ये दोनों खर्चे आते हैं, कौन कौन से? इंटरेस्ट एक्सपेंस का भी आता है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आता है। तो 2020 में इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी है। लिख सकते हैं? देखते हैं जरा शाबाश।
ठीक है, समझ में आ गई ना। अच्छा जी, अब आते हैं एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स की तरफ। ये सबने नोट कर लिया ना और समझ भी आया। एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स की तरफ देखें बच्चों, ये वाली बात तो बचपन में पढ़ी हुई है कि वो एसिड आता होता है लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये नोट कर लें। अच्छा, बस यहाँ पे याद रखना आपने राइट टू यूज लिखना है, मशीन नहीं लिखना। हाँ, मशीन इसके साथ आगे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। राइट टू यूज लिख के आगे डैश लगा के मशीन लिखने को मसला नहीं। उसकी वजह यह बच्चों कि एक कंपनी के पास अपने एसेट भी होते हैं और लीज पे लिए हुए एसेट भी होते हैं, तो वो मिक्स नहीं होने चाहिए। समझ आएगी बात। अगर सिर्फ मशीन लिखा होगा तो ऐसे लगेगा जैसे अपना ही है, शेयर होल्डर बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसको बताएंगे कि मशीन अगर सिर्फ लिखा होता तो हमारी है, लेकिन अगर उसके साथ राइट टू यूज लिखा है तो वो मशीन हमारी नहीं है, हमने किस्तों पे ली है। तो क्लियर है सबको। चलिए, अच्छा, अब बच्चों आगे ए ना समझना कि मुक गया है, आगे भी है। अब बच्चों सोच समझ के जवाब देना। 31 दिसंबर 20 वाले दिन और 31 दिसंबर 21 वाले दिन आपके सर पे कर्जा भी था। कर्जा था कि नहीं था? तो अभी तो बैलेंस शीट में आना है। हाँ जी, आना है कि नहीं आना? सोचो ध्यान से, ध्यान से। 31 दिसंबर 20 वाले दिन आपके सर पे कितना कर्जा है? 4566.5, ये कर्जा है कि नहीं? तो 20 वाले कॉलम में हम कितना कर्जा लिखेंगे? 4566.5। लेकिन एक मिनट, FAR 1 में आपने बोरिंग कॉस्ट पढ़ी थी? पढ़ी थी, उसमें भी तो कर्जा था। और अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर लगाएं, उस कर्जे के हम दो टोटे किया करते थे। हाँ जी, FAR 1 में, वो कई 100 साल पहले, है ना, कितने याद रहना हमें। वो जो लोन होता था बोरिंग कॉस्ट में, उसको जब हम बैलेंस शीट में शो किया करते थे, उसके दो टुकड़े किया करते थे, करंट और नॉन करंट। यहाँ पे भी बच्चों दो टुकड़े करेंगे। टोटल कर्जा तुम्हारे सर पे कितना है? 4566। लेकिन इसमें से वो वाला हिस्सा जो अगले 12 महीनों में पे कर देंगे वो करंट लायबिलिटी है। कितना अगले 12 महीनों में पे कर देंगे? 1315 हम अगले 12 महीनों में पे कर देंगे। और बाकी का कितना है जो पे नहीं कर पाएंगे अगले 12 महीनों में? उसके बिल्कुल सामने लिखा हो। टोटल कर्जा वही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। टोटल कर्जा 4566 है, लेकिन 4566 में इकट्ठा लिख नहीं सकते। एक करंट लायबिलिटी में पैसे लिखने हैं और एक नॉन करंट में लिखने हैं, तो इसके दो टोटे करने पड़ेंगे। और टोटे भी करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपको टेबल में नजर आ रहे हैं। बस आपकी आंखों का टेढ़ापन ना हो, सवाल सही चलेगा। नहीं, बात समझ लगी। अगर आंखों का टेढ़ापन हुआ तो एक ये आपको नजर आया, ये तो लिख दिया आपने करंट लायबिलिटी, और कहीं नॉन करंट लायबिलिटी ये ना लिख दें। बात समझ आएगी नहीं? नॉन करंट लायबिलिटी बच्चों कहां पे नजर आ रही है आपको? उसके बिल्कुल सामने। तो अगर सामने देखने की तौफीक नहीं है, तो इस करंट लायबिलिटी के नीचे जितने भी वैल्यूज है ना, उन सबको जमा कर लें, उसका आंसर भी वही आएगा। करके देख लो। नहीं बात समझी? तो बोलो तो सही। मतलब किसी के तौन में बाल होता है, वो सज्जे खबे नहीं हो सकता, तो थले देख ले फिर। इन दोनों का टोटल करें,
क्या बनता है 3251.5। तो बच्चों यहां से भी नॉन करंट का पोर्शन आपको मिल जाएगा, समझ आइए। लेकिन ज्यादा आसान क्या है, टाउन थोड़ी जी मरोड़ लो, सज्जे पासे बिल्कुल लिखा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जरा लिखें बैलेंस शीट में 2020 वाले साल में और 2021 वाले साल में लाइबिलिटीज के दो हिस्से लिखेंगे बच्चों, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे लीज लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी। इन दोनों को टोटल करेंगे तो बनता वही है जो वहां पे लिखा हुआ 4566.5, लेकिन उसके दो पोर्शन लिखेंगे। करंट पोर्शन में क्या आएगा, बोल रहा तो सही यार, अरशद पता करिए, अरशद थी। हाँ जी, वो क्लियर है सबको। 3251.5 ये आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है और 1315 आपकी करंट लाइबिलिटी। अच्छा जी, अब 2021 की तरफ आ रहे हैं। हाँ जी, 2021 में बताया जी करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है। 1512.3 आपकी करंट लाइबिलिटी है और नॉन करंट लाइबिलिटी। अब उसके दाएं तरफ भी देख लें, वही लिखा हुआ है, नीचे भी देखें तो वही लिखा, नहीं समझ रहे। लेकिन जब नीचे देखना है ना तो सारी वैल्यूज देखनी है, ऐ नहीं कि इक्वल एंड वही नहीं है। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हम यहाँ पे लिखे हैं। तो आइए सब नोट कर लिया, एक्सट्रैक्ट्स मुकम्मल हो गए बच्चों। जो पढ़ा है आज वो समझ आया है या ऊपर से फ्लाई हो गया। हाँ क्या हुआ, ला तो आपने पढ़ लिया ना, उसको साइड पे कर दो। हमने सिर्फ अकाउंटिंग के पॉइंट से सोचना है कि कंपनी के अकाउंटिंग के पॉइंट से सोचना है कि जिसके पास कंट्रोल है ना वो डेप्रिसिएशन वो चार्ज करे। कंट्रोल किसके पास है, लेसी के पास, बस। तो ठीक हो गया, सबको समझ आ गई बात। चलो जी बच्चों, छुट्टी, बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप मुझे बता दें जो हमने पढ़ा है समझ आ गया। हसनैन मलिक, नुमान सतार, वेरी गुड हो गया।